Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 9 यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से हम आपके टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आपकी सिंगल यूनिट 9 से ही, ठीक है। और हमने अपने इस यूनिट में हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपके 14 क्वेश्चंस को कवर किया था, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, इस वजह से वीडियो हमारी लेंदी हो गई थी, इसलिए हमने वहाँ पर 14 क्वेश्चन पे ही उसको स्टॉप कर दिया। अदरवाइज़ वहाँ पर हमें 25 क्वेश्चंस को कवर करना था। हमने सोचा था हम दोनों पार्ट्स में 25 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से हमें उससे क्वेश्चन नंबर 14 पर ही स्टॉप करना पड़ा। अब हम बाकी के क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 2 में कवर करेंगे 15 to 50, ठीक है। तो 15 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को हम इस पार्ट पे देखेंगे आपके पार्ट 2 में। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखिएगा। एंड वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि ये आपके बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। आपके यूनिट 9 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स की है आपकी यूनिट 9। हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस इसीलिए कवर किए हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी स्टोर्ड वाटर के द्वारा पजेस की जाती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी स्टोर्ड वाटर के द्वारा पजेस की जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर को कन्वर्ट किया जाता है आपके स्टीम में और फिर वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाइड्रो पावर प्लांट में आप क्या करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या करती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी स्टोर्ड वाटर के द्वारा पजेस की जाती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वह हमारी सन है, ठीक है, जो हम बॉर्न नहीं हुए थे तब से लेकर अब तक पाई जा रही है और आगे भी हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये देखने को मिलेगा। इससे हमें सबसे कह सकते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो हमारा सन ही होता है। आपको पता होगा जब अगर आप विटामिन डी की कमी हो जाती है, किसी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो डॉक्टर उसको सबसे पहले सजेस्ट करता है मेडिसिन के साथ साथ आपको मॉर्निंग की सनलाइट लेनी है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी का सोर्स है वो भी आपका सनलाइट है। मॉर्निंग की जो लाइट होती है, सन की रेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। Next question number 17 is which one of the given forms of energy leads to the least environment pollution in the process of its harnessing and utilization। यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर कौन सी ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसका हम जब यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसको जब हम हार्नेस करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्या न्यूक्लियर एनर्जी की हार्नेसिंग और यूटिलाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या कम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है? नहीं। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करते हैं, जब हम उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम नहीं होता। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी में आप क्या कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं। तो जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं तो आप क्या कराते हैं, न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न कराते हैं। जब आप न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, यहाँ पर आप यूरेनियम का जो एटम होता है उसको आप क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो जब वो यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और वो जो हीट होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को क्रिएट करती है, ठीक है।
तो न्यूक्लियर जब आप किसी चीज़ को बम्बार्ड कराएंगे, न्यूक्लियर फिजन आपकी तरफ एक तरह से क्या बम्बार्डिंग है, जब बम्बार्डिंग आप कराएंगे तो पोल्यूशन तो क्रिएट होगा ना, तो यहाँ पर तो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्मल एनर्जी। जब थर्मल एनर्जी जो है जब आप इसको हार्नेस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो थर्मल एनर्जी को जब आप हार्नेस करेंगे तो कुछ ना कुछ गैसेस यहाँ पर रिलीज़ होंगी, और कुछ हार्मफुल गैसेस ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। तो गैसेस का रिलीज़ होना एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, तो ये थर्मल एनर्जी भी जो है वो हमारी कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करती। नेक्स्ट आपका जियोथर्मल एनर्जी है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी जो आपका अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ की जो हीट है इस अर्थ से जो हीट है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो वो आपकी जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी भी आपकी जब हम इसको हार्नेस करते हैं, इसको यूटिलाइजेशन करते हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी है ये हमारी एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम जब हार्नेस करते हैं तो और इसको यूटिलाइज करते हैं तो कोई भी हमारा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है कि आप लोग सोलर सेल पैनल्स लगा लेते हैं और सन की जो रेज आती हैं वो इन सोलर सेल पैनल्स पे आके स्ट्राइक करती हैं, इसको हीट अप करती हैं और फिर ये पाइप्स वगैरह के थ्रू आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी है, क्योंकि सन जो है वो हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ये आपका एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स है आप एनर्जी है सोलर एनर्जी। तो ये आपकी क्या करती है, एक सबसे ऐसी एक एनर्जी जो कि सबसे कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट करती है जब हम इसको हार्नेस करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। जो ओशियन थर्मल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने अपना पार्ट 1 में भी देखा था, तो वहाँ पर आंसर भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम ही था, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी है। वो इसलिए ताकि आपको पता चल सके ये क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ आपसे बोला है कि एनर्जी जो कि आपकी वेव्स के द्वारा स्टोर होती है ओशियन में वो आपकी ओशियन थर्मल एनर्जी कहलाती है, या फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ओशियंस के डिफरेंट लेवल्स में वो आपकी उसकी वजह से ओशियन थर्मल एनर्जी होती है, या फिर जो प्रेशर डिफरेंस होता है डिफरेंट लेवल्स पे ओशियन के उसकी वजह से, या फिर जो टाइड्स आ रहे होते हैं ओशियंस में उसकी वजह से। तो हम ऑल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका ओशियन के डिफरेंट लेवल्स में उसकी वजह से ओशियन थर्मल एनर्जी होती है। तो ये हम लोगों ने अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next move towards our next question number 19. The major problem in harnessing nuclear energy is how to। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने की वो क्या है। तो क्या जब जो न्यूक्लियाई होते हैं हमारे, मैंने बताया कि जो आपका यूरेनियम का एलिमेंट होता है एटम होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको स्प्लिट किया जाता है, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। तो क्या इस प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करते हैं, या फिर जब आप रिएक्शन को सस्टेन करा रहे होते हैं, जब आप रिएक्शन को चला रहे होते हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है, या फिर जो भी आपने फ्यूल यूज़ किया था उसको सेफली डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो देखिए जब हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हम न्यूक्लियर को स्प्लिट करा रहे हैं तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना, खाली बम्बार्डिंग करनी हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। और जब हमने सारा कुछ मटेरियल अपना तैयार कर रखा है, सारे केमिकल्स हमारे रेडी हैं, तो हमारी रिएक्शन सस्टेन ईजिली हो ही जाएगी, यहाँ भी नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहाँ आ रही है कि जो भी हमने फ्यूल को स्पेंड किया है, यूज़ किया है, उसको हम कैसे सेफली डिस्पोज करें, यहाँ ये जो है ये मेजर प्रॉब्लम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next move towards our next question, and this question says that which part of the solar cooker is responsible for greenhouse effect। यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट सोलर कुकर का रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।
ऑप्शन नंबर ए कि कोटिंग विद ब्लैक कलर इनसाइड दी बॉक्स, आप बॉक्स के अंदर जो ब्लैक कलर कर देते हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या फिर मिरर की वजह से, जो मिरर लगे होते हैं आपके सोलर कुकर्स में, या फिर जो ग्लास शीट लगी होती है वहाँ, या फिर जो आउटर कवर होता है सोलर कुकर का। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने पढ़ा होगा, हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है वो आपका ग्लास का ही एक हाउस होता है। वहाँ पर जो सन की रेडिएशंस आती हैं वो वापस स्किप नहीं हो पाती इन्वायरमेंट में, वो वहीं उसी हाउस के अंदर रहती हैं। तो जब वो उस हाउस के अंदर रहती हैं तो वो क्या करती हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। इसी वजह से उस फेनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, कि जो सोलर रेडिएशंस आए वो वापस आपकी अगर एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही हैं तो वही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो यहाँ पर इससे क्लियर होता है कि जो ग्लास शीट है यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सोलर कुकर में। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का दैट इज मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो पावर जनरेट होती है आपकी विंड मिल में वो रेनी सीज़न में ज़्यादा जनरेट होती है, क्योंकि जो डैम्पेयर है वो ज़्यादा मानी जाती है कि जो डैम्पेयर होगी वो ब्लेड्स को अच्छे से हिट करेगी, या फिर डिपेंड करती है आपके टावर की हाइट पर, या फिर विंड की वेलोसिटी पर, या फिर इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर हम प्लांट करें टॉल ट्रीज़ को टावर के पास। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका विंड वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी विंड मिल में पावर उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। यहाँ बोला है कि सन को एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स माना गया है एनर्जी का, या फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर इनफाइनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल का इनसाइड दियर। देखिए मतलब अनंत आपको फॉसिल फ्यूल यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जितना आप चाहें इतना यूज़ कीजिए, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। नेक्स्ट हाइड्रो और जो विंड एनर्जी प्लांट्स हैं वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, यानी कि नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है एनर्जी का। या फिर जो वेस्ट आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से उसको हम ईजिली डिस्पोज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन रिलेट है। अभी हम देख कर आए थे कि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर रहे थे, जब आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तब आपको जो मेजर प्रॉब्लम देखनी पड़ रही थी वह क्या थी कि वहाँ से जो भी वेस्ट हमने यूज़ किया था उसको हम ईजिली सेफली डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ क्या बोल दिया कि हम ईजिली डिस्पोज कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट हमने जब अभी पढ़ा था कि लेस एनवायरनमेंट पोल्यूशन कौन सी एनर्जी क्रिएट करती है, जब हम उसको हार्नेस करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमारी सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जो कि लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लीड करती है हार्नेसिंग और यूटिलाइजेशन की प्रोसेस के समय पर। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात देखिए, नेक्स्ट है कि इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है, आपके जो प्लांट्स हैं, आपके जो एनिमल्स हैं, उनकी जो रिमेन्स रह जाते हैं आपके ज़मीन के अंदर, जो कि बरिड होते हैं आपके बहुत साल पहले, तो उनके फॉर्मेशन में हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इतना लंबा समय गुजरने के बाद आपके फॉसिल फ्यूल बन पाते हैं। और अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट स्टोरेज है, बहुत पाई जाती है अर्थ के अंदर। नहीं, क्योंकि क्या हमारे सारे प्लांट्स या सारे एनिमल्स बरिड हो जाते हैं? कुछ अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं तो आपके जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो एनिमल्स को क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इनफाइनाइट, और फिर उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि इनफाइनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल का। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि सन जो है वो आपका इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, यानी कि आपका ऐसा एक सोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। सन आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट बिकॉज। यहाँ बोला है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी अगर पानी को ऊपर से गिराया जाए, इसलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हम वाटर को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कि जो लार्ज अमाउंट होगा पोटेंशियल एनर्जी का उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट है वाटर का वो हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, जितना ऊपर से फेंकेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये तो कोई लॉ नहीं है, आपका कोई रूल नहीं है। या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे होगा? आप जब वाटर को हाइट से गिराएंगे तो वो कोई चीज़ थोड़ी ना है कि वो आपका प्लस और माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लार्ज अमाउंट है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो जब ऊपर से गिराया जाता है वाटर को हाई एल्टीट्यूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। यहाँ स्टेटमेंट है कि जब वी आर एनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज़, हमको एनकरेज किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट को क्लीन एनवायरनमेंट रख सकें और हम बायोमास फ्यूल भी प्रोवाइड कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है ये तो कि हमको प्लांट ये कहा जाता है कि हम ट्रीज़ को प्लांट करें, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। और बायोमास जो हमने बताया है कि आपको प्लांट्स वगैरह से ही जो मटेरियल होता है उसी से बायोमास बनता है। बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, लेकिन सही है इसलिए गलत होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज़ करना है। गोबर गैस की बात आ रही कि गोबर गैस जो है उसको प्रोड्यूस कराया जाता है जब क्रॉप, वेजिटेबल और वेस्ट को डिकम्पोज कराते हैं हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिल्कुल सही है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है कि बायोमास जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है। हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में इसको डिस्कस किया है, आपके रिसोर्स के कंसेप्ट में भी और आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कंसेप्ट में भी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है देखिए, यहाँ बोला है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है बायोगैस का वो इथेन है, जबकि हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आ रहे थे कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बायोगैस का वो मीथेन होता है। इथेन होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे वही आपसे पूछ लिया कि लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है बायोगैस का, तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज द गैसियस फ्यूल विच हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब ऐसा कौन सा गैसियस फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 हैज़ द करेक्ट आंसर हाइड्रोजन। एक ऐसा गैसियस फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। अब एक अच्छे फ्यूल की क्या विशेषता नहीं है? तो अच्छे फ्यूल की विशेषता क्या है कि आप उसमें कम रेसिड्यू पाया जाता है जब हम उसको जलाते हैं। आप अपने घर में LPG का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की तरह, तो क्या आपको वहाँ पर कोई ऐश वगैरह दिखाई देती है? नहीं, जो रेसिड्यू होता है वो आपका इनविजिबल होता है, ठीक है। तो कम रेसिड्यू निकलता है जब हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इजी रहता है स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, बिल्कुल। एक सिलेंडर होता है, आप उसको अपने घर में अपने किचन में रख लेते हैं, ईजिली स्टोर रहता है। ट्रांसपोर्ट में भी आप उसको बाइक पर ला सकते हैं, साइकिल पर ला सकते हैं, ईजिली आप उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके वुड की, आपके जो कंडे बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था पहले चूल्हा जलाने के लिए, तो उनका जो स्टोरेज था वो ईजी नहीं था, क्योंकि अगर उनको आप घर में रखेंगे तो रहेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके वो क्या करेंगे, डर्ट वगैरह क्रिएट करते हैं इस वजह से। और अगर आप उनको कहीं बाहर रखते हैं, अगर आप उनको खुले में रखते हैं और मान लीजिए बारिश आ गई, फिर आपको उन्हें इधर से उधर करना पड़ता है, तो ये स्टोरेज इजी नहीं रहता उनका और ट्रांसपोर्ट भी इजी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका लेस कैलोरीफिक वैल्यू। नहीं, जो गुड फ्यूल होता है यही विशेषता नहीं है। जो गुड फ्यूल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं किसका,
थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ विच ऑफ द गिवन इज़ नॉट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कन्वेंशनल सोर्स नहीं है एनर्जी का, तो ये है आपका सोलर एनर्जी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 31। सोलर एनर्जी इज़ एनर्जी डिराइव फ्रॉम। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी कहाँ से ड्राइव होती है, तो सोलर एनर्जी आपकी कहाँ से ड्राइव हो रही है, सन से ड्राइव होती है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। नेक्स्ट है कि जो फिजन होता है आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसको आप क्या कहते हैं। मैंने बताया था अभी कि जो आप यूरेनियम को स्प्लिट कराते हैं वही आपका फिजन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कहलाता है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है, न्यूक्लियस एनर्जी कहलाता है, या फिर सोर्स एनर्जी कहलाता है, तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी डिराइव होती है कहाँ से, हॉट स्पॉट से जो कि आपके अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, या फिर कोल्ड स्पॉट से जो कि आपके अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर हॉट स्पॉट से जो कि आपके अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर कोल्ड स्पॉट से जो कि आपके अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो अर्थ के अंदर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं वहाँ से आपकी जियोथर्मल एनर्जी को ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो क्वालिटी होती है फ्यूल की, उसको मेज़र किया जाता है किसके द्वारा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा, उसके कंबशन वैल्यू के द्वारा, या फिर उसकी इनिशियल वैल्यू के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो गुड फ्यूल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और जो आपका बैड फ्यूल होगा उसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। यानी कि हमने फ्यूल की क्वालिटी को कैसे मेज़र किया, कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा मेज़र किया। सो ऑप्शन नंबर इज द correct answer for this question. Next one is acid rain is the result of। acid rain किसका रिजल्ट है, क्या जो सूरज की वजह से आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो हीटिंग हो जाती है उसकी वजह से, नहीं, तो ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट, बर्निंग जो होता है फॉसिल फ्यूल्स का, वो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और एटमॉस्फेयर को रिलीज़ करता है। ये हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय गैसेस लाइक। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस गैस के द्वारा होता है, आपका हीलियम के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के। आप सभी को पता है कि किसके द्वारा होता है, आपका CO2 का एमिशन होता है, वही आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज़ अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो सोलर वाटर हीटर होता है वहाँ से आपको गर्म पानी कब नहीं मिलेगा, क्या सनी डे में नहीं मिलेगा, क्या क्लाउडी डे में नहीं मिलेगा, हॉट डे, या फिर विंडी डे। तो देखिए मैंने बताया कि सोलर एनर्जी जो है वो आप कहाँ से यूज़ करते हैं, सन से यूज़ करते हैं। सन की जो रेडिएशंस होती हैं ये आपके सोलर सेल पैनल्स पे आके इसको हीट अप करती हैं। जब ये हीट अप होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब आप खुद बताइए, जब सनी डे होगा, जब सूरज बहुत तेज़ से चमक रहा होगा, तो ये जो रेडिएशंस होंगी ये डायरेक्टली फॉल करेंगी आपके सोलर सेल पैनल पे और इसको हीट अप कर देंगी, अच्छे से वार्म अप कर देंगी। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये आपका फुली चार्ज है तो फिर ये आपको इलेक्ट्रिसिटी ना दे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी देगा तभी तो आपका वाटर हीट अप होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। हॉट डे, गर्म दिन होगा, गर्म दिन कब होगा, जब सूरज चमक रहा होगा तभी गर्म दिन होगा, बिना सूरज के तो गर्म दिन नहीं हो सकता, तो हॉट डे में भी वाटर हॉट होगा। विंडी डे, हवा, ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आपकी लू चल रही होती है तब सूरज ना निकला हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है कि जब बादल होंगे, क्लाउडी होगा, तो सन जो होगा वो बादलों के द्वारा क्या हो जाएगा, छुपा लिया जाएगा। तो जब बादलों के द्वारा सूरज छुपा हुआ होगा तो जो उसकी रेज होंगी वो इस सोलर सेल पैनल्स पर नहीं आ पाएंगी और ये सोलर सेल पैनल जो है वो हीटअप नहीं होगा और उसके हीटअप ना होने की वजह से ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और उस दिन पानी जो है वो गर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं नेचुरल गैस के वो क्या हैं, मीथेन है, थेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो अभी हमने जाना था कि जो आपके चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस के, दैट इज़ मीथेन।
नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो पावर प्लांट जो कि पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है गिरते हुए पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फॉलिंग वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कहाँ होता है? न्यूक्लियर प्लांट में, थर्मल, हाइड्रो या फिर विंड। तो जब पानी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हाइड्रो पावर प्लांट में ही यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ऐसी काफ़ी सोर्स होती हैं एनर्जी की जिनका हम यूज़ करते हैं स्टोर्ड सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा है कि विच ऑफ द गिवन इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम दिस एनर्जी। इनमें से कौन सी सूरज की एनर्जी यानी सन की एनर्जी से डिराइव नहीं होता है? तो देखिए, विंड एनर्जी सूरज सन से डिराइव होता है, कहीं ना कहीं विंड आपकी रिस्पॉन्सिबल है, सन आपका रिस्पॉन्सिबल है विंड के लिए। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो उसमें भी सन का रेडिएशंस लगती हैं, बायोमास में भी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जियोथर्मल, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं? इनसाइड दी अर्थ ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वुड इज़ अब वुड क्या है आपका? तो वुड जो है वो आपका प्राइमरी फ्यूल है ना। अब लोग इसको बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, इसी से आग जलाई जाती थी पहले के ज़माने में। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। अब इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यहाँ बायोमास सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। वुड भी आपका बायोमास है, गोबर गैस एंड कोल भी। नेक्स्ट पॉपुलर नेम जो है बायोगैस का, उसका पॉपुलर नाम क्या है? किस नाम से आप उसको जानते हैं? तो गोबर गैस के नाम से उसको गांव में जाना जाता है, काफ़ी जगहों पर जाना जाता है। नेक्स्ट जो कंट्री है विंड्स की, उसको क्या कहा जाता है? कौन सी कंट्री विंड की कंट्री कहलाती है? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। डेनमार्क जो है उसको हम कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं, और ये बहुत चांसेस है उसके एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल वही रिपीट हो गया आपका सन। नेक्स्ट वही फिर से कि मोस्ट प्रेफर्ड अर्बन किचन्स में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो आपका एलपीजी यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल कौन सी एनर्जी जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी पेट्रोलियम एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है टरबाइंस को चलाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में? क्या वाटर का, कोल का, स्टीम का या आइस का? तो थर्मल पावर प्लांट में टरबाइंस को चलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? इंडिया में विंड एनर्जी का लार्जेस्ट अमाउंट कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु से किया जाता है। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का? तो सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दीज, तो सभी हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।